क्या यस सर। क्या डिस्कशन करोगे? प्री बोर्ड चल रहे थे सर इसलिए। ठीक है बेटा, रिस्पॉन्ड करो वरना डिस्कशन नहीं रहेगा, वो फिर ये रहेगा मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, उसमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता नहीं है। किसी न किसी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्लास में। ठीक है, चलो भाई, शेयरिंग द स्क्रीन। लेट मी नो आपको विजिबल है या नहीं है। हमारा नहीं है। सर विजिबल। ठीक है, हाँ भाई, दिख रहा है सबको पेपर? यस। हाँ, यही पेपर था। यस सर दिख यही रहा था है। पेपर, सवाल यही आए थे, कुछ और आए थे? है ना, यही आए होंगे। ठीक है भाई, करें, स्टार्ट करें फिर, क्या बोलते हो? यस। अच्छा, एनालिसिस किया किसी ने पेपर का, मतलब ऐसे एक बार देखा, सोल्यूशन वगैरह देखे आप लोगों ने पेपर देने के बाद? यस सर। मार्क्स वगैरह देखे कितने आए हैं और कहाँ कहाँ गलती हुई है? बेटा ये सब चीजें है ना, देख लिया करो पेपर खत्म होते, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता हो कि बाद में मिल जाएगा टाइम तब देख लेंगे, नहीं मिलेगा। यस राइट। सर देखी थी। यस, तो एटलीस्ट अपने आंसर्स जो है उनको टैली कर लिया करो कि भाई क्या है, गलत कैसे हैं, सही कैसे हैं, वगैरह वगैरह ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फिर। कूल। पहला सवाल क्या बोल रहा है? अच्छा, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है? इनिशियली 10 माइक्रोकुलम का चार्ज प्लेस्ड है। विजिबल है क्या कलर बच्चा? यस सर विजिबल। ठीक है, तो दो केसेस हैं इसमें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक जो 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर प्लेस्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड है उस चार्ज की वजह से थ्रू द सरफेस, वो दे रखा तुम्हें 5, इनिशियल कंडीशन। सेकंड केस में क्या बोलता है वो कि अब हमने 50 माइक्रोकुलम्स का चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया है 10 के साथ में, है ना, अंदर ही, सरफेस के अंदर। तो जो फ्लक्स लिंक्ड है वो बन जाता है 5 डैश, अब कुछ और वैल्यू आ जाती है। तो तुम्हें उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, बाद वाले का और पहले वाले के बीच का। तो ये हो पाया था क्या सवाल आपसे पेपर में? गुड इवनिंग बच्चा, ये नो क्वेश्चन हो सर। पाया था क्या बच्चों? नहीं हो पाया? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको चार्जेस दे रखे हैं केवल, है ना, तो ये आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए था पढ़ते ही कि यार फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे भाई, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तुम खुद बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा किसी सरफेस से? अरे गॉस लॉ वगैरह भूल गए हैं क्या हम सब? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सब चीजें खुद से बता दूंगा, ठीक है? सर और ई ए कॉस थीटा। क्या? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, दैट्स राइट, बट ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, बट गॉस लॉ क्या बोलता है मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज गॉस लॉ अबाउट? हम्म, चैट में लिखो गॉस लॉ क्या होता है, वरना है ना कोई फायदा नहीं है इस डिस्कशन का अगर आप ये भी नहीं बताओगे तो। नहीं पता? बेटा गॉस लॉ क्या होता है ये नहीं पता क्या हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं हम इतने बार, क्या फायदा फिर इतना पढ़ने का? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं सुना है फॉर्मूला आप लोगों ने कभी लाइफ में? हाँ, यस सर। सुना है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो यार? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली लिंक्ड होता है चार्जेस से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। बोलो हाँ या ना। राइट। सिंस आपका फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, तो इनिशियली जो चार्ज प्लेस था आपका वो 10 माइक्रोकुलम्स था केवल, ठीक है? और बाद में आपका हो गया 5 डैश कुछ
50 माइक्रोकुलम्स ऐड करने के बाद, राइट? ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन आपको, ठीक है? तो आपको इसको कैसे निकालना है, सॉल्व कैसे करोगे इसको? हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 50 कूलम की चार्ज के बाद एक कुछ चार्ज होगा वो भी बढ़ जाएगा, कुछ और हो गया होगा, है ना? और कितना हो गया होगा? 10 माइक्रोकुलम्स पहले था, 50 ऐड कर दिया, 60 हो जाएगा टोटल, Yes, sir. है ना? और जो बाद वाला फ्लक्स आएगा उसकी वजह से वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस नए वाले चार्ज के। बोलो आया ना? राइट? तो अगर हम निकालना चाहते हैं इनका रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू डैश अपॉन क्यू हो जाएगा क्या? तो इसको 60 अपॉन क्या लिख सकता हूं? 10, दैट इज 6। 5 डैश अपॉन 5 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही तो बनेगा कि 5 डैश इक्वल्स टू 6 टाइम्स 5 है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना? तो हमको क्या निकालना था? चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा 5 निकालना था। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा डेल्टा 5? 6, 5 माइनस 5 हो जाएगा क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। Yes, तो sir. क्या आंसर आ जाएगा इसका? 5. बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें किसी को? समझ में आया बेटा? समझ में आया यार? Yes, ये ऐसे Yes, डिस्कशन sir. होती ही नहीं है, पता है, कोई फायदा ही नहीं है। इससे बढ़िया आप रिकॉर्डिंग देख लो। अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना ना, आप रिकॉर्डिंग देख लो। ट्रस्ट मी, यू कैन लीव द क्लास, छोड़ दो क्लास को, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, ठीक है? तो तुम्हारे को भी कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना क्लास में, आप क्लास लीव करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना? मैं अटेंडेंस भी लगा दूंगा तुम्हारी, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है? चले जाओ, लीव द क्लास। क्योंकि अगर मुझे सॉल्यूशंस बताने ही है तुम्हें, तो सॉल्यूशन तो बेटा वहां पे भी लिखा हुआ है, आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा ना। इतना तो बोलोगे ना समझ में आया नहीं आया? इतना तो बोलोगे ना कि सर समझ में आ गया है या नहीं आया है, ये तो। माइक ऑन नहीं हो रहा शिखा, तो आप चैट में लिख सकते हो, आप थम्स अप भेज सकते हो, इमोटिकॉन्स भी तो यूज कर सकते हो ना। हाँ, इसका Yes, ऑप्शन तो देते हैं तुम्हें। ये ये देखो मैंने भेजा है, भेज सकते हो ना ये तो। अगला सवाल करते हैं। एक फिगर दे रखी है, उसमें मासेस है m एंड m डैश, दे आर टाइड विद स्ट्रिंग ओवर अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली एंड m डैश इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, देन एक्सेलेरेशन ऑफ m इन दिस अरेंजमेंट विल बी। अब ये तुम्हें देखते ही समझ में आ गया होगा कि अगर आपका सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, इसको चेंज करके रेडी कर देते हैं। अगर ये स्मूथ है तो ये नीचे जो फोर्स लग रहा है इसमें mg, इसकी वजह से इधर मूव करने लगेगा क्या? नीचे जाएगा क्या ये सिस्टम? yes, अरे sir. बोलो, समझ में आ रहा है ना ये तो, है ना? तो इसमें कौन कौन से इसमें एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्सेस आ जाएंगे? नीचे की तरफ एफ लग रहा है आपका mg, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। इसमें भी टेंशन लगेगा क्या? टी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना? तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं हम बहुत इजीली इस वाले ब्लॉक पे, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए, राइट? है ना? और अगर हम इसकी बात करें m डैश वाले की, अगर हम m डैश वाले ब्लॉक की बात करें तो इस पे पीछे की तरफ तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो आगे फोर्स लग रहा है बस एक टेंशन, जिसकी वजह से ये आगे एक्सेलरेट करेगा। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m डैश ए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो इसमें निकल जाएगा वैल्यू, टी को रिप्लेस कर दो बस। अब तो टी की जगह आपको पुट करना है इसमें, यहाँ पे पुट करना है टी को, ठीक है? तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा? mg अपॉन m प्लस m डैश। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। Three. आया समझ में? कोई डाउट इसमें? No, sir. कोई डाउट किसी को? नहीं? आगे चले, चलो आगे। तुमसे ये क्या पूछ रहा है? एक ग्राफ दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि वैरी कर रहा है आपके डिस्टेंस के साथ में, x के साथ में, है ना? फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 14 मीटर एंड x इक्वल्स टू 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इज व्हाट। यानी कि तुमसे स्पेसिफिकली दो पॉइंट्स पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पे 14 पे और 8 पे।
तो अब इस ग्राफ में देख के सीधा आंसर मत कर देना, ऐसा मत बोल देना कि सर ये 14 के सामने जो आ रहा है ये पॉइंट, ये आ रहा है 20 का, और 8 के सामने जो आ रहा है वो आ रहा है 30 का, तो आंसर ये दोनों होना चाहिए, है ना। ऐसा मत सोचना, क्योंकि तो ऑप्शन में भी नहीं होगा पहली बात तो, है ना। और इसलिए नहीं होगा ऑप्शन में क्योंकि ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकाल सकते हैं? dv by dt. dv बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अरे यही होता है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, है ना, आई कैप। Yes, sir. अगर नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्लोप है वी एक्स कर का वो नेगेटिव है। अरे बात समझ में आ रही है? जो ई वेक्टर आपने लिखा है ये नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है आपका, देखो ना, दिख रहा है सबको नेगेटिव स्लोप, नीचे जा रहा है ना, डिसेंडिंग है। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे करोगे? x इक्वल्स टू 14 पे अगर निकालना है, x इक्वल्स टू 14 पे अगर निकालना है तो dv बाई डी एक्स का मतलब स्लोप भी होता है क्या? भूल गए? Yes. किसी भी ग्राफ Yes, में sir. y और x का ग्राफ अगर मैं बना रहा हूँ और मेरा कुछ ग्राफ है, तो मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, वही तो स्लोप होगा ना मेरा इस ग्राफ का, Yes, sir. राइट। और स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ मैं इसके अलावा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकलता है क्या? Yes, sir. है ना। तो ये इक्वेशन मुझे यही बता रही है कि मुझे स्लोप निकालना है x इक्वल्स टू 14 पे, अगर मुझे निकालना है एट x इक्वल्स टू 14, तो कैसे निकलेगा? v2 माइनस वी वन होगा पहले तो, बोलो हाँ या ना। v2 माइनस वी वन होगा, Yes. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा? अरे हाँ ना तो बोलो यार, स्लोप ही तो निकालोगे ना बेटा, Yes, स्लोप sir. निकालोगे ना। एक तो ये पॉइंट है, ये वाला यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है ना। तो x इक्वल्स टू 12 पे जो निकालोगे आप, वो कैसे निकालोगे? पोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे 30 और 20 का, और डिस्टेंस का डिफरेंस निकालोगे 12 और 16 का, है ना। स्लोप ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये? 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 12, राइट। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 5 5. 5 आई कैप, है ना। और यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 5 आई कैप और यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर, राइट। और x इक्वल्स टू 8 पे अगर मैं देखूं, अगर मैं x इक्वल्स टू 8 पे देखूंगा, तो ये मेरा जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है क्या? देख के बताओ। ये तो हो गया 12 से 16 के बीच में, और 6 से 12 के बीच में ये जो लाइन है, इस पे स्लोप जीरो है क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल Yes, लाइन पे sir. स्लोप जीरो होता है ना। तो इस पे तो आपका वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, 0. है ना। स्लोप की वैल्यू जीरो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। Yes, सी sir. आएगा? सी आएगा या कुछ और आएगा? C आएगा. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? समझ में आया ये? थर्ड क्वेश्चन समझ में आया? ओके, कूल। आगे चलते हैं, फोर्थ करते हैं। फोर्थ में आपको पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अभी अभी कुछ टाइम पहले पढ़ के आए हम लोग, तो हमें पता भी होना चाहिए, मतलब करना आपसे होना चाहिए था सवाल पेपर में। ठीक है, एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है तुमने वर्टिकली अप, सच दैट इट रीचेस मैक्सिमम हाइट एच। यहाँ से कहीं प्रोजेक्ट किया होगा इसको, ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, जो कि आपकी थी एच। ठीक है, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच इक्वल्स टू 5। तो कहीं एच इक्वल्स टू एच बाई 5 पे, किसी h बाई 5 हाइट पे, इस जगह पे तुमसे क्या पूछ रहा है ये? के ई अपॉन पी का रेशियो, राइट। कैसे निकालेंगे? h बाई 5 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh बाई 5 हो जाएगी क्या? Yes, sir. है ना, mgh होता है ना फॉर्मूला, क्योंकि एट h डैश इक्वल्स टू h बाई 5 पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgh बाई 5, राइट।
और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम एनर्जी माइनस mgh/5। हाँ, क्यों? सर क्योंकि वो सम ही होगी और एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होगी। बहुत बढ़िया। तो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी विल बी mgh माइनस mgh/5। यस सर। ठीक है, तो इससे जो आंसर आएगा आपका 4 mgh/5, आप आराम से रेशियो निकाल पाओगे। ठीक है, ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आ गई काइनेटिक एनर्जी, दोनों का रेशियो निकाल दो। 4:1 आएगा क्या? 4:1, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया? यस सर। आगे चलें? पांचवा हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन हुआ आपसे? नो सर ये नहीं हुआ। नहीं हुआ? दो वायर को ज्वाइन किया है पैरेलली, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उनका 4/5 आ रहा है ज्वाइन करने के बाद पैरेलली। When one of the wire breaks and removed, the effective resistance is 1 ohm. The resistance of the broken wire was, यानी कि आपको इनिशियल दिया हुआ है, आपको पूछ रहे हैं कि अगर उनमें से एक चला जाता है तो आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर उनमें से एक वायर, ध्यान से समझना, 1 ओम का है और एक वायर हमें नहीं पता कितने का है, तो आर बोल सकते हैं लेट से, दूसरा वाला जो होगा वो आर का होगा। आर मतलब कुछ हमने वेरिएबल ले लिया कि इतने रेजिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? 4/5 आ रहा है। और पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है? R1R2/R1+R2, यही होता है क्या? यस सर। पैरेलल रेजिस्टेंस जब होते हैं तो उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1R2/R1+R2। ये तो याद है ना, 1/R1+1/R2 वाला फॉर्मूला तो। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 4/5। यस सर। यानी कि आपको दे रखा है 1 × R/1+R की वैल्यू 4/5। तो यहां से आप सॉल्व करके R की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपकी कितनी निकल के आएगी? 4 ओम। ठीक है, हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यस करना सर। है बस। ठीक है, 6 क्वेश्चन बताओ। 6 क्वेश्चन बताओ, ये हुआ। यस सर वो क्या था? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इसमें, रूट सी बी का, मतलब बेसिकली इट्स सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ये बताना है ना, रूट सी बी का निकाल के और बताना है कि किसके सिमिलर आएगा। ठीक है, तो रूट सी बी कैसे निकालूंगा मैं? पहले तो मेरे को दिया हुआ है x=CT³ / b+t, ये दिया हुआ है। ठीक है, x=CT³ + b/t। तो c का डायमेंशन निकाल सकता हूँ क्या? क्या मैं इसमें यस सर। c का डायमेंशन निकाल सकता हूँ क्या? x क्या होता है? x क्या है? अरे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, डिस्टेंस, यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना x। बात समझ में आ रही है? तो आपका CT³ जो है उसका डायमेंशन क्या रहना चाहिए? लेंथ रहना चाहिए ओवरऑल। नहीं समझ में आया तुम्हें? अगर मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट था मेरा, पहले मैं 5 मीटर चला, डिस्टेंस था टोटल, मान लो 5 मीटर चला, फिर मैं 10 मीटर चला, तो टोटल मेरा डिस्टेंस कवर्ड आ गया 15 मीटर। अगर मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरे को ये बताओ, ये 5 और ये 10 दोनों है तो लेंथ ही ना, मीटर ही तो है ये, 5 मीटर और 10 मीटर। यस सर। बात समझ में आती है? तो इसमें CT³ भी तो डिस्टेंस होगा और b/t भी डिस्टेंस होगा इंडिविजुअली, यस सर। है ना? तो मतलब मेरा CT³ और b/t का डायमेंशन जो है वो लेंथ का ही डायमेंशन आना चाहिए, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? x=CT³, CT³ x=CT³ नहीं, इसका डायमेंशन जो है वो CT³ के बराबर है, ये लिखा हुआ है हमने, है ना? तो यानी C का जो डायमेंशन है, C का डायमेंशन वो क्या आना चाहिए भाई? C का डायमेंशन लेंथ आएगा ना, L आएगा, सॉरी, C का डायमेंशन नहीं, CT³ का डायमेंशन L आएगा टोटल, है ना? तो C का यस डायमेंशन सर। क्या आना चाहिए कि आपका टोटल लेंथ ही बना रहे, ये C का डायमेंशन आना चाहिए L ×
टी की पावर -3। क्या ही समझ में आया? -3। यस सर। भाई ऊपर अगर लेंथ है, मान लो इसको यूनिट में देख लेते हैं, सी टी क्यूब को हम यूनिट में देख रहे हैं, तो ये बनेगा कुछ ऐसे, मीटर, सी के लिए बोल रहा हूँ, सी क्या बनेगा, सी बनेगा मीटर पर सेकंड क्यूब, राइट। और मल्टीप्लाई किससे, ये टी क्यूब से मल्टीप्लाइड है, तो टी क्यूब का भी क्या हो जाएगा यूनिट, सेकंड क्यूब। तो ये कट हो जाएंगे ना दोनों, तो क्या बचेगा, यस सर। केवल मीटर ही बचेगा, लेंथ बचेगा केवल, है ना। तो मतलब हमने सही लिया था, जो लिया था सी का डायमेंशन हमने सही लिया था, लेंथ इंटू टी की पावर -3, ठीक है। तो ये तो आ गया सी का। सेम तरीके से बी और बी बाई टी का भी निकल जाएगा क्या? यस सर। क्या हो जाएगा बी बाई टी का, सॉरी बी का क्या हो जाएगा, बी का एल इंटू टी, लेंथ टाइम इनवर्स। एल इंटू टी या एल इंटू टी -1। L × T - 1। बेटा देखो, बी बाई टी है, बी बाई टी, और बी बाई टी का जो डायमेंशन है वो मेरा लेंथ रहना चाहिए, लेंथ बना रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, मान लो मैंने बी का ले लिया आपका लेंथ, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया इसको टाइम से, और नीचे मेरे ऑलरेडी टाइम है, तो तभी तो वो कट होके केवल लेंथ बचेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बी का डायमेंशन क्या आना चाहिए, एल इंटू टी, LT। एल इंटू टी, एल इंटू टी मतलब एल टी, सॉरी, नॉट एल इंटू टी, एल टी, ठीक है। तो एल टी हो गया बी का, और एल टी -3 हो गया आपका किसका, C का। सी टी, सी का, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में अंडर रूट सी बी अगर मैं निकालता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट में क्या क्या बन रहा है आपका, बताओ, L² T - 2 बन रहा है, L² T - 2। यस सर। ठीक है। तो इसका अंडर रूट ले लूंगा तो क्या बनेगा, L इंटू T - 1 बन जाएगा अंडर रूट लेके, यानी मीटर पर सेकंड किसका होता है ये, मीटर पर सेकंड किसका होता है यूनिट इनमें से, डिस्टेंस। डिस्टेंस का होता है मीटर पर सेकंड, स्पीड। स्पीड, ठीक है। इजी है, सवाल हो गया, समझ में आया, यस सर। ठीक है। ये हुआ पावर डिसिपेशन, इसमें सर है इसका डाउट? फॉर्मूला आता था पर ना इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाई, इसका मतलब आंसर गलत आ रहा था, बहुत बार ट्राई करा पर आया नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क में भी था, अच्छा पूरा, हाँ क्या फॉर्मूला आता था लेकिन हो नहीं पाया, आंसर गलत आया। यस सर। तो ये फॉर्मूला याद था आपको, V² / R इफेक्टिव होता है पावर, यस सर। R इफेक्टिव निकाला, यस सर, निकाल लिया था, यहाँ तक कितना आया, तो टू सही आर था। अपॉन आर प्लस टू 2R/R+2 आया, यस सर। ठीक है। तो 2R/R+2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है पावर डिसिपेशन 150 है, तो ये वैल्यू आ रही है 150 के बराबर, बोलो हाँ या ना। यस सर। बेटा इसको ऐसे करोगे ना आपके V² / 2R/R+2 जो तुम लिखोगे ऑब्वियसली, आर इफेक्टिव की वैल्यू वो 150 के भी बराबर है, और वो आपकी 15 वोल्ट, सॉरी 15 वोल्ट नहीं, हाँ 150 के बराबर है। और जब V की जगह आप रखोगे कितना, 15 रखोगे, यस 15 सर। का स्क्वायर बनेगा ना ये, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके ले लो ना बेटा, 2R/R+2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2R/R+2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15² / 150 आएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा, नहीं यस समझ में सर। आया क्या बोल रहा हूँ, Yes. है ना। 50, ये v की जगह अगर 15 रख दोगे, सॉरी, तो 15² / 150 तो आएगा ये, 2R/R+2, है ना। तो सॉल्व ही तो करना है बेटा, 225/150 है, रेशो निकाल लो, सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। क्या डाउट है इसमें, कोई डाउट है, बोलो हाँ ना तो बोला करो यार, कोई डाउट सर है? मैंने इसकी इक्वेशन गलत बना दी थी। चलो कोई बात नहीं, अभी आया समझ में, अभी आया या डाउट है कुछ, पूछो बेटा जल्दी पूछो। यस सर, आ गया। आ गया ना, चलो अगला वाला हो गया होगा।
मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना जरूरी है? यहाँ पे कर 45 डिग्री। 8th क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। 45 डिग्री होना चाहिए, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आ जाती है ना? क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, सॉरी, projectile is thrown ground such that it attains maximum possible range equals to 200 meter. ठीक है, 200 meter है maximum range. Taking the point of projection as origin, the coordinates of the point where the velocity of the projectile is minimum. आपको बताना है जिस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम आएगी, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। अभी आपको मैक्सिमम हाइट पता है, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, हाँ, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस सर। मैक्सिमम हाइट बोल रहा हूँ, रेंज नहीं। रेंज का तो क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूले नहीं याद ना तुम लोगों को? भूल गए हो ना फॉर्मूले? क्या होता है रेंज? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g होता है, जी होता है, जी, ये होता है। ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें कितनी? 200, है ना? और थीटा की जगह तुम इसमें 45 रख ही दोगे तो साइन 91 हो ही जाएगा एनीवे। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू है मतलब, तो यहाँ से यू भी निकल सकता है, आप ऐसे कर लो या तो, ठीक है। या फिर अगर आपको टेन थीटा निकालना है, जो कि आपको निकालने की जरूरत है, टेन थीटा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है वेलोसिटी की, अगर आपको वो पता है तो आप डायरेक्टली उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? जैसे मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं प्रोजेक्टाइल का, तो कुछ ऐसा बनता है ग्राउंड टू ग्राउंड, राइट, राइट। तो ये हो जाती है आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज हो गई है, जैसे कि आपकी अज्यूम करते हैं मैक्सिमम रेंज आ रही है ना, रेंज जो भी आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की वो मिनिमम कहाँ होती है, तो क्या वो इस पॉइंट पे नहीं होती क्या, हाइट पे, जहाँ पे आपके पास केवल हॉरिजॉन्टली बचती है? यस सर। बोलो आया ना, आया ना, बोलो। अरे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाती है, मिनिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे होती है ना हमारी, यस सर। ठीक है। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स ही हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको एक बार बता रखे थे, क्या होते हैं? r/2 और h होता है, यानी रेंज का आधा होता है ये। और हाइट तो होती है वर्टिकल, तो इसका h ही होता है ना, वर्टिकल कोऑर्डिनेट तो। अरे h ही तो होता है, हाइट ही तो होती है, मैक्सिमम हाइट ही तो होती है इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट। यस सर। और आधा डिस्टेंस होता है रेंज का, तो r/2, ठीक है। तो तुम्हें बस r की और h की वैल्यू निकालनी थी। r की वैल्यू निकाल के उसका डिवाइड बाय 2 कर दो, निकली हुई है ऑलरेडी ना, निकली हुई ना, 100 दे रखी ना, 200 रेंज है, तो r/2 कितना हो जाएगा? 100। h की वैल्यू निकालनी थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसकी वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट कर देना और आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है? 100 और 50 आ रहा है शायद। हाँ भाई, कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट, समस्या इसमें? आगे चलें, 9th वाला। 9th हुआ? बेटा हाँ ना तो बोलो, 9th में डाउट है या नहीं है, हुआ नहीं हुआ, थम्स अप थम्स डाउन, कुछ तो बोलोगे ना, या पेपर किया ही नहीं है, क्वेश्चन नो भी सर। टाइम नहीं होगा आपके पास। y equals to x plus 4, this is the equation of straight line that has been given, ठीक है। और तुमसे पूछ रहे हैं मोमेंटम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंगुलर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको इसमें ग्राफ बनाना चाहिए। अगर ऐसा सवाल आ जाए ना जिसमें कोऑर्डिनेट्स थोड़ा बहुत भी इंक्लूडेड हो, तो मैं लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने का ट्राई करो, ठीक है। तो इसमें ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी तुम्हारी वो आएगी ऐसी कुछ, ठीक है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, तो जब मैं x को 0 डालूंगा तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, राइट, यस राइट। सर। और जब मैं y को 0 डालूंगा, y को जब मैं 0 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -4 आएगी क्या, यस सर। है ना? तो x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 4 आ रहा है, और y इक्वल्स टू 0 पे x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? x इक्वल्स टू -4। तो यानी कि ये पक्का नेगेटिव x एक्सिस की तरफ से बन रही है स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कैसे बनाया मैंने ग्राफ?
तो ये आपकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर वाली लाइन की, राइट। अब तुमको क्या पूछ रहा है कि ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ तुम, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें पता है कि हमें r परपेंडिकुलर चाहिए होता है, बोलो। परपेंडिकुलर यस डिस्टेंस सर। चाहिए होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और l कैसे निकालते हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर से। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एम वी आर होता है तो आर परपेंडिकुलर होता है उसमें, यस। राइट। अब यहां से तुम्हें c की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, ठीक है। c की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 4, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, में जो c होता है यानी कि जो इंटरसेप्ट होता है उसकी वैल्यू आ रही है 4। और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे क्या यहाँ से, कितना एंगल पे इंक्लाइंड है ये स्ट्रेट लाइन, वो निकाल पाओगे क्या? नहीं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर से, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही तो आ रही है, 1 ही तो आ रही है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो x ही बनेगा ना वो। यस तो अगर सर। जिसके पास कुछ नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में उसके पास 1 होता है ना। और अगर m की वैल्यू 1 है तो मतलब स्लोप की वैल्यू 1 है, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है, और थीटा की वैल्यू 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 आएगी तो मतलब क्या हो रहा है, थीटा क्या है 45 डिग्री, क्या है 45 45 डिग्री। डिग्री, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये जो एंगल है आपका वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब निकल जाएगी वैल्यू, क्योंकि आर परपेंडिकुलर आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो, है ना। ये हो जाएगा आपका सी साइन थीटा, सी मतलब ये इंटरसेप्ट, ये जो आर परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू ये हो जाएगी ना 4 साइन थीटा। साइन थीटा में क्या आ रहा है, थीटा 45 आ रहा है, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कितना है 45 डिग्री है ना। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी। तुम्हें यूनिफॉर्म स्पीड v तो दे ही रखा है, मास भी दे रखा है, तो एल की जगह पुट कर देना है तीनों चीजें, आंसर आ जाएगा इससे। समझ में आया? यस सर। 12 विल बी योर आंसर। 10th बताओ, 10th हुआ? यार पेपर है ना, करके आया करो। पेपर अगर नहीं करना है तो क्लास में मत आया करो। ये जो आपकी ट्यूसडे वाली है ना इसमें मत आया करो, इसमें पेपर डिस्कशन होगा आपसे। जब भी लगेगी ट्यूसडे को पेपर डिस्कशन होगा। अगर आप पेपर करके नहीं आ रहे हो या आपने पेपर दिया नहीं है तो आप मत आया करो, एक बार पेपर दो फिर आओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मिल जाती है सब चीजें तुम्हें, ठीक है। क्या कर रहे हो आके, अगर आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हो तो, अगर आप बात ही नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं है कुछ, पेपर ही नहीं पढ़ा है अगर किसी ने, ठीक है। अगर आप पेपर पढ़ा है फिर तो ठीक है, बैठो क्लास में, अच्छी बात है, आपने पेपर दिया है देखा है। पेपर ही नहीं देखा है किसी ने कुछ, तो फिर क्वेश्चन पढ़ने का टाइम थोड़ी बेटा हमारे पास। जो हमारा क्लास का टाइमिंग है उसमें हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं एक एक, है ना। 50 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से, अगली बार से पेपर पढ़ो, सॉल्व करो, तब आप क्लास में आओ, आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, राइट। 10th वाले का बताओ भाई, एफ नेट किधर आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। एफ नेट किधर आएगा ये बताना है आपको। पी आर क्यू, पी क्यू एंड आर थ्री लॉन्ग पैरेलल वायर्स which carrying currents in the same direction is shown, the direction of the resultant force on q, q पे फोर्स किधर आएगा रिजल्टेंट, ये बताना है आपको। तो अगर हम ध्यान से समझें, ठीक है, हमको पता है रूल, पता है राइट एंड थंब रूल, सबको पता है फोर्स कैसे निकालते हैं। अरे फोर्स कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है मैंने, या भूल गए हो बिल्कुल ही? चलिए, क्योंकि तुम ऐसे तो मुझे लगता नहीं रिस्पॉन्ड करोगे। हाँ अंशिका बोलो। Azari मेरी, am I audible?
अभी आवाज आ रही है क्या बेटा? बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. सुनाई दे? ठीक है, ऑल राइट। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस Yes, स्क्रीन sir. विजिबल है? Visible. ठीक है, चलो। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका राइट हैंड क्यू पे कंट्रोल। कितना है। ठीक है, क्यू पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो क्यू पे जो फोर्स लगेगा आर की वजह से, क्या उसका डायरेक्शन राइट साइड में आएगा, एफ आर? और पी की वजह से जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, लेफ्ट साइड में? बोलो हाँ या ना। लेफ्ट। समझ में आता है सबको ये? यस सर। लेकिन करंट की वैल्यू किसकी ज्यादा है, पी की या आर की? ठीक है। अरे फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है? तुमको कुछ याद ही नहीं आता है ना, दिक्कत भी तो ये है। आपको इसमें ये दिख रहा है कि जो फोर्स लग रहा है पी की वजह से वो बड़ा होगा आर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उससे, सिंस यहाँ पे डिस्टेंसेस सेम है। बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ में आती है बात? ठीक है, तो अब इससे क्लियर ये नहीं हो रहा है क्या आपको कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है क्यू पे वो कहाँ रहना चाहिए, लेफ्ट की तरफ रहना चाहिए? यस सर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ना बेटा, ये तो टुवर्ड्स लेफ्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या डाउट आया? ठीक है, हम I1 I2 यूज करते हैं ना, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। यस सर। यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर एफ पी अपॉन एल निकालेंगे, एफ पी अपॉन एल पर यूनिट लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 कितना है, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। और I2 कितना है, 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर तो सेम रहेगा, ये तो आ गया एल के लिए। और अगर हम निकालना चाहेंगे फोर्स ड्यू टू आर पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो इससे भी तो पता चल रहा है कि एफ पी पे ज्यादा है, पी पे बड़ा ज्यादा फोर्स लग रहा है, पी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, सॉरी। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि लेफ्ट में आएगा। 11th वाला बताओ, 11th हुआ? नो सर। नहीं हुआ? 11th क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट इज इक्वल टू द फील्ड इंटेंसिटी ऑन अनदर पॉइंट वाई ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। तो रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई बताना था सेंटर ऑफ मैग्नेट पे। तो जो मैग्नेट वाला टॉपिक पढ़ा था ना मैग्नेटिज्म में, उसमें हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म कैसे निकालते हैं। अगर D1 डिस्टेंस मान लेते हैं हम, मान लो कुछ डिस्टेंसेस मान लो ना, R1 R2 मान लो। ठीक है, एक्स पॉइंट का जो एक्चुअल लाइन पे डिस्टेंस है वो R1 है। ठीक है, और R2 डिस्टेंस है वाई का इक्वेटोरियल लाइन पे। तो जो आप फर्स्ट पॉइंट एक्स पॉइंट जो लिया है उस पर अगर आप B1 लिखना चाहो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिखना चाहो, तो क्या बन जाएगी ये, म्यू नॉट इंटू इक्वेटोरियल पे कैसे लिखते हैं? अरे एक तो तुम्हारी एक्चुअल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल पे।
तो एक्सेल वाली तो तुम ले रहे हो B1 और इक्वेटोरियल वाली ले रहे हो B2, तो दोनों का फॉर्मूला था ना म्यू नॉट इंटू 2m। मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी भूल गए हो क्या आप लोग? पढ़ा था ना हमने, एक यस टॉपिक सर। पढ़ा था ना एक, ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स वाला। ठीक है, डाइपोल भी पढ़ा था। 4 पाई और हमने R1 क्यूब मान लिया, अगर R1 डिस्टेंस मान लिया x के लिए। तो अब ये फॉर्मूला पढ़ोगे ना बेटा तभी समझ में आएगा, वरना ये तुम्हें डिस्कशन में ये भी समझ में नहीं आएगा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर पढ़ा हुआ है तो सब समझ में आ जाएगा कि सर लिख क्या रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 2m है, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका D2 क्यूब। ठीक है, D1 और D2 क्यूब, सॉरी। तो D1 और D2 भी डिस्टेंसेस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन हमने उसी समय जब पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो B1 होता है वो B2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसका रेशियो जब निकालेंगे हम लोग, जब हम रेशियो निकालेंगे उसका, तो वहां से D1 D2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो। एक्सियल लाइन पे आपका जो पॉइंट है x और जो इक्वेटोरियल लाइन पे है y। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज की हम बात करें ना, B1 और B2 दोनों की वैल्यू इक्वल करके, इक्वेट करके आप लोग क्या निकाल सकते हो? D1 और D2 का रेशियो निकाल सकते हो। इसको रिवाइज कर लेना एक बार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक को। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था मैग्नेट में, उसको रिवाइज कर लेना, यस सर। वरना तुम लोग भूल गए हो कंप्लीटली। जो मतलब कुछ भी अगर याद नहीं तो फिर उसको जल्दी से रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई टॉपिक है अगर हमें बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है, उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, ट्वेल्थ के खासकर, +2 वाले। 11th का चलो ठीक है, फिर भी इतना आपका स्ट्रॉन्ग क्लियर नहीं है भाई सभी, लेकिन 12th वाले चीजें मत छोड़ो। इन इलास्टिक कॉलिजन का आइडिया है कुछ? क्या होता है इन इलास्टिक कॉलिजन में? नहीं? वैसे ये सवाल उसके बिना भी हो जाता, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर मोमेंटम आपका कोई सा भी कोलिजन हो, इन इलास्टिक हो, कोई सा भी हो, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, कोई सा भी टाइप का कोलिजन हो, जो लीनियर मोमेंटम रहता है ना बेटा सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा ड्यूरिंग द कोलिजन। लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। और किसकी बात हो रही है? सिस्टम की, किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिस्टम का क्या रहता है हमेशा? अरे बोलो, क्या रहता है हमेशा? कंजर्व। कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बोल रहा है ये सब बातें? सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है। हम्म, यस तो सर। क्या जाएगा 12th का आंसर? बी ऑप्शन। ठीक है, अब इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, कोलिजन्स में पढ़ते हैं हम इसको, टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जब हम सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ते हैं ना, वर्क पार एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं हम ये। ठीक है, हाँ 13th हुआ। यस सर। 13 तो हो गया होगा यार, एसी का क्वेश्चन है। यस ऑल्टरनेटिंग सर हो करंट गया। पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, ऑल्टरनेटिंग करंट तो, है ना? कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे देखो, ये जो आपका बोल रहा है 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो सोर्स है, एसी सोर्स है आपका, वो कनेक्टेड है आर और सी से, यानी रजिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 24 वोल्ट्स, तो वोल्टेज अक्रॉस सी पूछ रहा है आपसे कितना आने वाला है। ठीक है, तो आपका ये जो 40 है एसी सोर्स, इसका जो वोल्टेज का स्क्वायर है, ये किसके इक्वल आना चाहिए? VR² और VC² के। यस पढ़ा सर। हुआ ना फॉर्मूला तो हमने, है ना? तो इसमें हमें VR तो दे ही रखा है, कितना है? 24 का स्क्वायर। तो VC² कितना हो जाएगा? 40² माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 32 वोल्ट, राइट? यस सर। बेसिक फॉर्मूला था ये तो बेटा, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था इनफैक्ट। ठीक है भाई, दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करते हैं ना हम। Water on the surface of a 20 meter deep river is observed to be flowing at 10 meter per second. The shearing stress between the horizontal layers of the river is, निकालना है आपको। विस्कोसिटी दी हुई है, ठीक है, और बोला हुआ है कि बॉटम लेयर की वेलोसिटी जो जीरो लेनी, जो कि हम जनरली लेते भी है। तो शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है बेटा, वो
निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। शेयरिंग स्ट्रेस को हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं हम ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ये जो अजीब सा एन बना हुआ है ना, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। ईटा टाइम्स होता है डी डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई ले लो चाहे तो, ठीक है, डी वी बाय डी वाई या डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई लिखो आप अभी, ठीक है। तो ये होती है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, अरे डिस्टेंस हो जाएगा लेयर का, यस सर। ठीक है। दोनों दोनों चीजें दे रखी है तुम्हें निकालना शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो ईटा दे रखा है 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा वी कितना है 10 - 0, इनिशियली 0 था, रेस्ट पे था, और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा वाई 20 - 0, क्योंकि आपने बेड से देखना है ना आपको, बेड यानी बॉटम लेयर से। तो बॉटम लेयर से ऊपर की तरफ आप देखोगे तो बॉटम लेयर पे तो आपको कितना लेना है, वेलोसिटी 0 ही लेना है। बॉटम लेयर की कितनी लेनी है, वेलोसिटी 0 ही लेनी है, तो इनिशियली तो रेस्ट पे हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा वाई में y2 - y1 में y1 की वैल्यू भी 0 आएगी। यहाँ से तो रेफरेंस लाइन है ना, क्योंकि हमारी यहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं हम देखना, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही लेने वाले हम एनीवे, है ना। तो y2 - y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, अब तो बहुत ईजी है ये। कितना आंसर आ रहा है इसका, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन 0.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया। फिर 15 हुआ, 15। काफी सारे क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़ा सा बेटा जल्दी करना पड़ेगा। मैं आपको या तो एक काम करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अप्रोच बता देता हूँ क्वेश्चंस की, सॉल्व आप खुद कर लेना फिर या तो, ठीक है। यस सर। ऐसा करें, सॉल्व आप खुद कर लेना, मैं अप्रोच बता देता हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बचेंगे अगर तो फिर हम उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो 15वां, इसमें आपको न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करना था। अब जिसने नहीं पढ़ा है पहले पढ़ना उसको न्यूटन्स फॉर्मूला को, F² = x1 x2, ठीक है, x² = x1 x2। तो इसमें x1 की वैल्यू 25 दे रखी है, x2 की वैल्यू 40 दे रखी है, इसकी वैल्यू 25 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 40, ठीक है। तो इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, ये न्यूटन्स फॉर्मूला। आपको लीनियर मैग्निफिकेशन इसका निकालना है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है v/u। क्या होता है, लेंस के लिए क्या होता है मैग्निफिकेशन, V/U। v/u, पता है ना, ये तो पता है ना, यस सर। ठीक है। तो इसमें f की वैल्यू निकालना, पहले तो न्यूटन्स फॉर्मूले से निकल जाएगी 32 सेंटीमीटर के अराउंड। देन यू कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपकी नेगेटिव लेफ्ट साइड में होगी, तो नेगेटिव ऑफ f + x1 हो जाएगी। फोकल लेंथ जो निकालोगे ना उसका हेल्प मिलेगा इससे। और जो इमेज बन रही है राइट साइड में, ये जो बन रही है आपकी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव में f + x2। ये बात समझ में आती है कैसे हुआ ये, यस सर। ठीक है। तो जब v और u दोनों निकल जाएंगे तो यू कैन इजीली फाइंड m। 16th हुआ, 16वां क्वेश्चन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी यस सर, हो गया था। -gm1m2/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन चैप्टर का है ना, यस सर। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और यहां से निकलेगा gm/r। gm/r निकाला क्यों हमने, व्हाट व्हाई हैव वी फाइंड gm/r, यहां से निकलेगा, इस जगह से निकल जाएगा, gm/r की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से कितनी आ रही है, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो तो पता है ना सबको। अरे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है यस तो सर। पता है ना, वो वेलोसिटी जो तुम्हें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, जो रॉकेट्स वगैरह की होती है ना, मिसाइल वगैरह की, जिनको स्पेस ट्रैवल करना होता है, अर्थ से बाहर जाना होता है, तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए रहेगी ना उन्हें बाहर निकलने के लिए, है ना। यस सर। ऐसा थोड़ी कि तुम किसी रॉकेट तुमने खुद जो वो क्रैकर्स वगैरह होते हैं वो वाला रॉकेट उड़ाया और वो निकल जाएगा एटमॉस्फेयर से बाहर, है ना, तो निकलेगा उसमें। कर भी तो तुम्हारे ऐसे डिजाइन जो बहुत ऊपर जा सके तब भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड होनी चाहिए इतनी, है ना, स्केप वेलोसिटी के बराबर क्या होती है, √2gm/r। यस सर। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें gm/r तो तुम निकाल ही लोगे, यहाँ से सीधे पुट करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। दिस विल बी 8 मीटर/सेकेंड। आगे बताओ,
17th, सेंट्रल फ्रिंज जो है आपकी, ठीक है, उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? डेल्टा एक्स 0 होता है क्या? यस सर। सेंट्रल फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 0 होता है, ठीक है, तो वहां से निकल जाएगा ये। आपको यूज करना है फॉर्मूला μ2 माइनस वन इंटू टी वन इक्वल्स टू u2 माइनस वन अपॉन इंटू टी2, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बट देन अगेन आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट, सॉल्व करके देखना, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क, मैं बता दूंगा। अब तुम लोगों ने सॉल्व तो किया नहीं है, वरना मैं अभी समझा भी देता, ठीक है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए फिर भी, μ2 माइनस वन इंटू टी वन इक्वल्स टू μ2 माइनस वन इंटू टी2, ठीक है, यू कैन यूज दिस वन। 18 आइडियल गेस, ये तो नहीं हुआ होगा तुम लोगों से, हो गया क्या ये? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय गैस इन द सेकंड केस ऑफ एक्सपेंशन, नहीं हुआ होगा ये नो सर। ना, केटीजी वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं ना। चलो मैं तरीका बता देता हूँ फिर भी। आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीट होती है वो होती है, जो हीट होती है इनिशियली, जैसे हम देख रहे हैं इस केस में, फर्स्ट केस में, तो वो होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस के बराबर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हो आप दोनों केसेस में अप्लाई करके निकाल सकते हो वर्क डन कितना है, राइट। 19th, 19 तो हो गया होगा यार। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती एच है? एच अपॉन एम अपॉन वी। पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी एच अपॉन एम वी, एम वी। है ना। इसको यूज करके निकल जाएगा। इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपको पता ही है, इनिशियल केस कितनी आ रही है, ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी थी, है ना, और नई वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में कितनी आ रही है, वो निकाल ही लोगे तुम लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन से, निकाल लोगे ना लैम्डा यस टू सर। अपॉन लैम्डा वन करके, ठीक है। 20th, ये भी हो गया होगा। 20वां सवाल हुआ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब कैसे निकलेगी। दो कंपाउंड स्लैब्स हैं, दो अलग अलग मटेरियल की, जिनकी थिकनेस बराबर है, T1 इक्वल्स टू T2 है, इक्वल लेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटीज दे रखी है इनकी 2K और 4K। अच्छा ये आपने पढ़ा नहीं ना, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, अब तुमने आर पढ़ा है, कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं? अगर आपके ऐसे पैरेलल में रखे होते हैं स्लैब्स, तो हम जैसे रेजिस्टेंसेस निकालते थे ना, यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल यस बच्चों? सर आ रही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस निकालते थे ना जैसे, सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा वो तो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सच। पर अभी आप फॉर्मूला समझ लो, आर इक्वल इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और आर की वैल्यू होती है L अपॉन के ए, ठीक है। L अपॉन के ए इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। कंडक्शन वगैरह में, कन्वेक्शन में भी सेम ही होता है वैसे तो, बट देन अगेन यू डोंट नो अबाउट दिस, अभी तो फॉर्मूला मैं केवल बता रहा हूँ। 21st हुआ, 21st, 21वां सवाल, यस सर। ये भी हो गया, नाइस यार, बन गया, बहुत बढ़िया। एनर्जी निकालनी है इसमें एमिटेड फोटोन की, जो डेल्टा ई है, E2 माइनस E1 जो होता है, ठीक है, वो होता है H के बराबर, H, ठीक है। और एच एफ, सॉरी H कैसे होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कैसे होगा, HF, ठीक है, तो सही बोल रहा है ये, उस हिसाब से आप देख सकते हो इसको। इसका स्टेटमेंट 2 जो है वो भी यही बोल रहा है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिवन एज F इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन H, तो वो तो यहाँ से भी निकल ही रहा है, ठीक है। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं इसको। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको लर्न लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इसलिए, ठीक है। आगे कभी रिवीजन करो, इसको याद रखना। ये जो क्वेश्चन है ना,
इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिमेंबर रखना, मतलब याद रखना है इसको, ठीक है। तो जहाँ पे लर्न लिखूंगा मैं, तो वो चीजें ऐसी है जो थ्योरेटिकल है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। 22वां सवाल, ऑर्गन पाइप तो नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, ऑर्गन पाइप तो नहीं पढ़ा है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑर्गन पाइप की, वो हम निकालते हैं V/2L से, ठीक है। ये तो हो गई लेंथ, ऊपर वाली होगी आपकी वेलोसिटी, 330 दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 0.55, ठीक है, ऑर्गन पाइप की लेंथ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 330, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 23rd, हो गया। 23rd में डाउट है क्या किसी को? हाथ ऊपर करो यार, टाइम नहीं बेटा इतना कि आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करो। शिखा, सर डाउट है इसमें। करंट आई इन द सर्किट विल बी, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड, ठीक है। तो क्या लगा हुआ है इसमें? पीएन जंक्शन लगा हुआ है, पीएन जंक्शन लगे हुए हैं, अरे रेक्टिफायर है ना ये, यस सर। पहचान में आया, ठीक है। डायोड्स आपको अज्यूम करने आइडियल है ना, आइडियल डायोड्स अज्यूम करने हैं आपको। तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस, करंट आपको निकालना है, तो आपका जो बैटरी से प्रोवाइड कर रहा है पोटेंशियल, है ना, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, वो तो 5 वोल्ट है, राइट। अरे 5 वोल्ट है ना वो तो, यस सर। है ना। तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही तो निकालना है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना इसमें, ठीक है। तो एक तो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, उधर की तरफ तो करंट फ्लो करेगा नहीं, एक है आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड, तो उधर से फ्लो कर जाएगा। तो आपका, अगर आप ध्यान से समझो, तो ये जो आपकी बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, यहाँ से अगर करंट ऐसे चलता है, तो ये वाला जो 25 ओम है, इसको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे आर इक्विवेलेंट में? करेंगे इसको, अरे करेंगे ना इसको, तो बेटा कंसिडर यस सर। 25 ओम। जब हमारा करंट ऐसे गया, तो ये करंट इधर से जाएगा, फॉरवर्ड बायस में जाएगा, तो 15 ओम को भी हमें कंसिडर करना है, लेकिन ये जब रिवर्स बायस में जाएगा, यहाँ से 10 ओम में, तो इसको कंसिडर हम नहीं कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 40 ओम। सो दिस यू नीडेड टू नो। तो आप करंट फिर अब आराम से लिख सकते हो V अपॉन आर से, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, सॉरी, 5/40। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। बात समझ में आई? आपको ये देखना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में है, ठीक है। याद करो, हमने पढ़ा था ये चीज, कि जो फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं और एक हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं। तो फुल वेव में क्या होता है कि एक हाफ में तो एक टाइम पे करंट फ्लो नहीं करता है, पढ़ा था याद है, लेकिन एक में यस करता सर। है ना, क्योंकि वो पीएन जंक्शन कनेक्टेड ही ऐसे होते हैं, एक रिवर्स में होता है, एक फॉरवर्ड बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस वाला तो कर जाता है, रिवर्स बायस में कर नहीं पाता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो, कोई ना, रिवाइज जरूर करना लेकिन इस चीज को एक बार। 24th, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी नहीं हुआ होगा। 11th के टॉपिक्स के तो मुझे लग रहा है तुमने क्वेश्चन छोड़े ही होंगे, कोई बात नहीं। यस सर। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन अगेन यू नीड टू स्टडी इट, नहीं होएगा वरना समझ में नहीं आएगा। जो गामा होता है आपका, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, गामा को, ठीक है, ये हो जाता है CP/CV, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, ये सब आपको नहीं पता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये भी नहीं पता है, तो इसको पढ़ लो एक बार या तो हम ढंग से कर पाएंगे फिर इसको, ठीक है। चलो, फिलहाल के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। 25th बताओ, 25th तो हो गया होगा यार, नहीं हुआ? थोड़ा कैलकुलेशन में आई होगी इसमें दिक्कत आपको, यस सर। है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत आई होगी। तो इसमें जो V है, V, उसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? इसको लिखेंगे Q, अपॉन में अंडर रूट में R² + X² आएगा क्या ये, रिंग के केस में? यस सर। ना, रिंग की बात हो रही है ना, सर्कुलर रिंग पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। सेंटर से कितनी डिस्टेंस है वो तो हम ले लेते हैं X, टॉप जिस पॉइंट पे देख रहे हैं उससे
जो डिस्टेंस होती है वो होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर तो क्या हो जाती है आपकी रेडियस हो जाती है रिंग की, राइट राइट, यस सर। है ना। और लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इसको, लैम्डा इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं, क्यू को सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं ना हम इसमें, यस सर। क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एरिया, बोलो हाँ या ना, यस सर। ठीक है। कितना हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी लैम्डा पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लैम्डा है, रो नहीं है, रो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो लीनियर होता है, क्या होता है ये, लीनियर चार्ज लीनियर डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, सरकमफेरेंस जो होती है उसको हम कंसिडर करेंगे लेंथ रिंग की, ठीक है, रिंग में। तो इसमें क्यू की जगह ये रख देना, है ना, और आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको डिस्टेंस तो दे ही रखा है 2 रूट आर है, इसको यहाँ पुट कर देना, हो जाएगा। आगे चले, यस सर। ठीक है। थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ एल मीटर इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाय 1.5%, ये वाला हुआ 11th। चलो इसको भी कर लेना एक बार, स्किप करते हैं फिलहाल, टीटीजी का थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें अभी नहीं आएंगे, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा पहले फिर होगा तुमसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, एक सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस दे रखा है 1 मीटर, उसका चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है वो 4.2 × 10⁻⁹ कूलम से, तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इंटेंसिटी वो बतानी थी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टू क्यू इंटू क्यू के क्यू अपॉन अपॉन आर, पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर, है ना, 2 × के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, एरिया बेसिकली, ठीक है। ये आपकी हो जाती है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्यों क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, राइट, सेमी यस सर्कुलर सर। रिंग है, सर्कुलर नहीं है ये, इसलिए लिखा है यहाँ पे 2 के क्यू, ठीक है। ये कुछ होगा इसका डायरेक्शन ऐसे, सेंटर की तरफ से आ रहा है ना, ऐसे कुछ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हो आप, बाकी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह, के की वैल्यू तो पता ही है 9 × 10⁻⁹ होती है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 4.2 × 10⁻⁹, पाई की वैल्यू पता ही है 3.14 होती है, और रेडियस कितना दे रखा है 1 मीटर, सारी वैल्यूज दे हाँ रखी है यस मतलब, सर। है ना। सो यू कैन फाइंड द आंसर, 28 हुआ। यस सर। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट जीरो, पार्टिकल इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो कहाँ पे होगी, तो ए बी सी और डी 4 पॉइंट है हमारे पास, तो हमको पता है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, यस सर। डी एक्स बाई डी टी, इसका जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी, यस सर। ठीक है। तो किस पॉइंट पे हो रहा है सब, बी पे तो हो रहा है, बी पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, दिख रहा है सबको, यस सर। यहाँ पे स्लोप जीरो आ रहा है बी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका आंसर है कि जीरो कहाँ पे होगी, बी पे। कोई डाउट इसमें, इजी सवाल था। कुछ बोलते भी तो नहीं हो, डाउट है नहीं है। 29th हुआ, ये तो हो गया होगा, हाँ। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसमें, C1 + C2 हो जाएगा, पैरेलल में यस सर। कनेक्शन है, पैरेलल में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन है, सर पैरेलल। पैरेलल में कनेक्शन है भाई, एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या, हाँ, एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या। पैरेलल में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का, C1 + C2, अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर। सो यू कैन यूज दिस वन। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, ε0 A/d, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ε0 A/d, पता है ना, ये तो यार बहुत कॉमन फॉर्मूला है, तो पता ही होगा आप लोगों को, भूल तो यस नहीं सर। गए आपको, है ना। सो यू कैन यूज दिस वन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसमें के टाइम्स हो जाता है बस, जब आप डाइलेक्ट्रिक कर देते हो इसमें इंसर्ट, तो के टाइम्स हो जाएगा ये, है ना। तो पहले C1 निकाल लेना K1 टाइम्स, C2 निकाल लेना K2 टाइम्स, ठीक है, फिर सी इक्विवेलेंट के लिए दोनों को ऐड कर देना, C1 + C2, ठीक है। 30th हुआ, 30th होना चाहिए था, 30th हमने वह भी पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द टेबल निकालना था आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, पहले तो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे फोर्सेस वगैरह, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे इसमें आप फ्रिक्शन के लिए,
कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन आता है ना? यस सर। ठीक है, तो 4l/5 तो आपकी ऊपर की तरफ लेंथ है, l/5 आपकी नीचे की तरफ लेंथ है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 4mg/5 हो जाएगा। 4mg/5 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना उसका अकॉर्डिंगली। नहीं समझ में आया? आपको बोल रहा है ये एक रोप है, मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा। एक रोप है जो ऐसे लाई करती है, ऐसे ऐसे लाई करती है ये, ठीक है, ऐसे लाई करती है, ठीक है। तो उसका जो l/5 लेंथ है वो तो हैंग कर रखा है, वो तो ना ऐसे वर्टिकली ये l/5, और 4l/5 ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है। 4l/5 ऐसे रखा हुआ है। तो जो बोल रहा है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो इस पे लगेगा ना जो आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, अरे इस वाले सरफेस पे लगेगा यस सर। ना, तो फ्रिक्शन तो है ना। तो ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स 4mg/5, क्योंकि mg/5 तो इसका होगा नीचे की तरफ l/5 लेंथ का, इसका तो 4mg/5 यस सर। भी होगा। समझ में आती है ये बात? यस सर। है ना, फोर्सेस भी उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट, उसके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो निकल जाएगा ये म्यू की वैल्यू 4mg/5। उसमें 5 को f से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है, 4 × m × g/5 × म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg/5। 1/4। तो म्यू कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, बोल रहा है ना, क्योंकि ये कि 1/5 जो लेंथ है वो हैंग कर रही है एंटायर लेंथ की, तो इस तरह से डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बना लिया करो कुछ। खासकर ये जो 11th में है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, इसमें जितने भी डायग्राम हमसे बन सकते हैं उसको बना लिया करो, ठीक है। डायग्राम बना के करोगे तभी हो पाएंगे अच्छे से क्वेश्चन, वरना नहीं हो पाएंगे। 31st हुआ, फॉर्मूला भूल गए हम लोग, और क्या कैसे होगा, म्यू इक्वल्स टू c/v, याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। हाँ ना बोलो तो निकल जाएगा, इससे वेलोसिटी निकल जाएगा, सी की वैल्यू तो पता ही है आपको, c/म्यू बनेगा ये, तो सी की वैल्यू तो पता ही है। हम्म। यस सर। और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, tan θp, म्यू इक्वल्स टू होता है tan θp, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पढ़ा होगा आपने, तब निकाला होगा पोलराइज जो एंगल होता है, जो दे रखा है ना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ऑफ लाइट ट्रेवल्ड फ्रॉम एयर टू मटेरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1060। 1060 कितना होता है, √3। So you can put this one easily, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय √3, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे निकालनी थी हमें इसमें, लाइट इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड है कंप्लीटली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम म्यू निकालते हैं ना, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उस मटेरियल की, तो उसमें हम इंसिडेंट एंगल यूज कर लेते हैं, और उसका टैन निकाल लेते हैं, tan θ निकाल लेते हैं उसका। 32nd हुआ, यस सर। मोशन ऑफ द पार्टिकल, हो गया, यस सर। ठीक है। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन आएगा इसमें, इसकी कंडीशन पता थी तुम लोगों को कि a.p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तब आता है, ये कैसे पता थी तुम्हें यार, नाइस। अगर ये पता थी किसी को तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन और मोमेंटम जो है ना, उनका जब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है ना, तो आपका एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होता है, ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। जिसको याद नहीं थी वो याद रख लेना आगे से, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, और पी का मतलब क्या है, मोमेंटम। अरे यस बोलो सर। भाई, हाँ या ना, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट जब पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0, तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन की कंडीशन होती है, ठीक है। 33 हुआ, यस सर। ये तो हो गया होगा यार, एनर्जी रिलीज्ड पूछ रहा है तुमसे, तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्या होती है ये, बाइंडिंग एनर्जी जो प्रोडक्ट्स की बनी है उनमें से माइनस कर दो बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की, यस सर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में जो भी है उसमें से माइनस कर दो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, इससे निकल जाएगा। सी तो प्रोडक्ट का है, और A+B किसका है, रिएक्टेंट्स का, बोलो हाँ।
अरे सी तो आपके प्रोडक्ट का हो गया बाइंडिंग एनर्जी, और ए और यस बी, सर। ए प्लस बी, ये हो गया प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इससे आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी। 34th, कोई बच्चा 34 तो गलत करके नहीं आया है? मैजिक मेथड पढ़ाया था याद है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना था इसमें आपको, तो पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन तो निकल गया होगा इसमें आपका। यस सर। अरे बैलेंस करा होगा ना एफबीडी बना के, तो ये तो निकल गया होगा। 5m है तो ये नीचे ले जाएगा, 3m वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, है ना? तो एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा 5m माइनस 3m अपॉन 5m माइनस 3m इंटू जी, 5mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाय टोटल यस मास। सर। मैजिक मेथड से बताया था ना, सिस्टम जब एक्सेलरेट कर रहा है तो ऐसे निकालते हैं, पढ़ा है? तरीका होता है ना, सिस्टम जब यस एक्सेलरेट सर। कर रहा है तो कैसे निकालते हैं, जो ड्राइविंग फोर्स होता है माइनस अपोजिंग फोर्स होता है डिवाइड बाय टोटल मास, है ना? तो उससे याद रखा करो, जब भी सिस्टम का निकालना हो, जब भी सिस्टम का निकालना है तब आप याद रखोगे इसको। ठीक है, चलो भाई। तो फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास का निकालना है आपको, ही बोल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आपने फिर भी नहीं पढ़ा हुआ है, पर इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऐसे निकालेंगे हम। 5m वाला जो है वो लेट से a1 से कर रहा है एक्सेलरेट। ठीक है, c1 a1 वेक्टर है तो उसको वेक्टर लिख लेते हैं। और जो 3m वाला है लेट से कि वो a2 से कर रहा है। 3m वाला जो है वो a2 से कर रहा है, तो उसको डिवाइड करते हैं हम सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए टोटल मास। सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिस इज व्हाट वी यूज। ठीक है, इससे निकल जाएगा तुम्हारा कितना आएगा। सिंस दोनों जो मास हैं उनका एक्सेलरेशन सेम है यहाँ पे, तो बस उनका डायरेक्शन अलग है, आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती है ना सबको? दोनों मासेस का यस। जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ही सही। अरे अगर ये ए से मूव कर रहा है तो ये भी तो ए से मूव करेगा, यस सर। है ना? तो दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। a1 इक्वल्स टू माइनस टाइम a2 बोल सकते हो आप, a1 इक्वल्स टू माइनस टाइम a2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज टू पुट इन दिस, और फिर उससे आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लॉजिक गेट वाला सवाल हुआ? लॉजिक गेट वाला हुआ? अरे इनपुट वैल्यू पुट कर करके आउटपुट वैल्यू निकालना सिखाया तो था। अगर ए बी और सी तीनों में 0 रख दोगे, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर ए में 0 रख दिया, बी में 0 रख दिया, सी में भी 0 रख दिया, केस एक ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 0 जाएगा, ये भी 0 प्रोड्यूस करेगा, ये भी 0 प्रोड्यूस करेगा। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई इन द फॉलोइंग सर्किट? ठीक है, तो ये आपका कौन सा गेट बन रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ए डॉट बी बनेगा ये तो। अरे एंड गेट वगैरह भूल गए हो क्या सारे, एन एन डी गेट और एंड गेट? वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें? ए डॉट बी, और इसका भी डॉट लेंगे सी के साथ में, क्योंकि ये भी एंड गेट का ही है, एन एन डी गेट में। और ये सिंस आपका यहाँ पे ये होल बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर बार आ जाती है, नेगेशन हो जाता है ना पूरे का, उल्टा हो जाता है। तो अगर तीनों 0 आ रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, यस सर। है ना? तो अगर 0 रखोगे तो 1 आएगी, फिर 1 रख के देखोगे तो मेरे ख्याल से उल्टा ही आना चाहिए, इसका 0 आ जाएगा। यस सर। सेकंड केस में क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0। तो 1 और 0 आंसर है। ठीक है, बाकी का यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आपको पूछ लेना आप खुद ही। ठीक है, अदरवाइज आई विल बी डिस्कसिंग इट, बट जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, बाकी थोड़ा पेपर भी देख के आ जाना, थोड़ा फायदा मिलेगा तुम्हें भी। चलो भाई, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।